आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। आज इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ना जारी रखेंगे। आज इस क्लास में हम चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान पढ़ेंगे। इसके पहले हम यूरोपीय संघ और आसियान को विस्तार से पढ़ चुके हैं। यह इस अध्याय का मेरा तीसरा वीडियो है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि पहले वे ऊपर दिए गए दोनों वीडियो को पढ़ लें, समझ लें और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उनमें दी गई सारी बातें समझ जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि से यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इन संगठनों से अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। आज इस क्लास में हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान एवं भारत चीन संबंधों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। यूरोपीय यूनियन और आसियान को विस्तार से पढ़ने के बाद आज हम अपने सबसे नज़दीकी देश, हमारा जो पड़ोसी देश है चीन के बारे में पढ़ेंगे। चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि चीन कैसे अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करते हुए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। सन 1978 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था ने बहुत तेज विकास किया है। हुआ क्या था, सन 1978 में चीन ने अपने देश में आर्थिक सुधार किए और इन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन की जो आर्थिक गति है वह बहुत तेज रूप से बढ़ी है। यानी कि चीन का 1978 के बाद तेज गति से आर्थिक विकास हुआ है और माना यह जाता है कि यदि चीन का इसी गति से आर्थिक विकास होता रहा तो सन 2040 तक वह विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। अर्थात अमेरिका जो आज महाशक्ति है, तो अमेरिका को भी सन 2040 तक चीन पीछे छोड़ देगा। किंतु उसकी शर्त यह है कि चीन का इसी गति से तेज आर्थिक विकास हो। तो चीन के इस आर्थिक विकास में वहाँ की विशाल आबादी, भूभाग, संसाधन, अवस्थिति का अतिरिक्त प्रभाव है। देखिए, विशाल आबादी, हम जानते हैं कि विश्व में चीन की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ का बड़ा भूभाग है, संसाधन भी पर्याप्त है। अवस्थिति का मतलब होता है वो किस स्थान पर स्थित है, चीन की लोकेशन क्या है। तो अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव, चीन का जो राजनीतिक प्रभाव है वह भी बहुत बढ़ रहा है। तो बढ़ती हुई आबादी, संसाधन, भूभाग, अवस्थिति एवं राजनीतिक प्रभाव इसके आर्थिक विकास में मिलकर बहुत कई गुना विश्व में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। तो हमने देखा कि चीन का किसे किसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब इसको पूरा समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सन 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में एक क्रांति हुई जिसे चीनी क्रांति या साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। साम्यवादी क्रांति के बाद जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई जो कि सोवियत अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। चीन में सन 1949 में एक नेता थे वहाँ माओ त्से तुंग। तो माओ के नेतृत्व में वहाँ पर एक क्रांति हुई जिसे चीनी क्रांति कहते हैं और इसके बाद वहाँ पर जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई और सोवियत साम्यवादी व्यवस्था को इन्होंने अपनाया। कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर भी दबदबा कायम हुआ।
चीनी अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी, जिसके चलते इन्होंने पश्चिमी देशों, जो पूंजीवादी देश थे, उनसे अपने संबंध तोड़ लिए। जो पहली दुनिया के देश थे जिनमें अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, तो पश्चिमी देशों से चीन ने अपने संबंध तोड़ दिए या इसके संबंध खराब हो गए, और इसने संबंध खराब होने के बाद इसके पास अपने साधनों से ही गुजारा करने का एकमात्र विकल्प था। अब पूंजी देशों से संबंध खराब हो गए तो इसके पास कोई विकल्प नहीं रहा कि अपने पास जो संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों में अपना जीवन यापन करे, संसाधनों से काम चलाए। कुछ समय तक इसे सोवियत संघ की सहायता और सलाह मिली, लेकिन सोवियत संघ से जो सहायता मिल रही थी वह पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में सोवियत संघ से जो सहायता मिली उसके अतिरिक्त चीन ने खेती से पूंजी बचाकर अपने सरकारी उद्योगों को खड़ा करने का कार्य किया। जो सरकारी खेती होती थी तो उसी खेती से इन्होंने पैसा बचाया, और जो पैसा बचा उसको सरकारी उद्योग धंधे खड़े करने में खर्च किया। चीन के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, जिससे यह विदेशी तकनीकी और सामान नहीं खरीद सकते थे। देखिए, यदि विदेश से कोई सामान खरीदना है, कोई तकनीकी खरीदना है, तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन चीन के पास विदेशी मुद्रा का अभाव था। ऐसे में चीन ने जो विदेशी वस्तुएं आयातित की जाती थी, आयात करना यानी कि मंगवाना, तो जो चीन विदेशों से वस्तुएं आयातित करता था उन वस्तुओं को घरेलू रूप में ही तैयार करने का निर्णय किया। जो चीज की आवश्यकता होती थी इनको विदेशों से मंगाते थे, तो विदेशी मुद्रा ना होने के कारण अब उन चीजों को मंगाया नहीं जा सकता था। ऐसे में चीन ने क्या करा कि उन्हीं वस्तुओं का दूसरा रूप या उन्हीं रूप में अब घरेलू स्तर पर ही तैयार करने का कार्य किया, जिससे फायदा यह हुआ कि यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, लोगों को रोजगार मिला, नागरिक सुविधाएं बढ़ाई गई और चीन बहुत तेजी से अपने नागरिकों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना लगा। विकसित देशों के मुकाबले चीन में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की गई। हम आज देखते हैं कोविड-19 की जो महामारी है, इससे विश्व बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, किंतु चीन इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका जो है, अमेरिका में 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि चीन में इसकी संख्या लगभग 35,000 ही रही है। चीन ने बहुत तेजी से कोरोना महामारी पर कंट्रोल कर लिया है। तो चीन ने काफी विकास किया है। यहाँ पर आर्थिक विकास 5 से 6% प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, किंतु बढ़ती हुई आबादी ने इसके विकास पर पानी फेर दिया है। चीन में जो आर्थिक विकास की दर है वो 5 से 6% है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। 2 से 3% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खेती से उद्योगों के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है। खेती से कच्चा माल नहीं मिल रहा है। कच्चा माल नहीं मिलने से उद्योग धंधे जो हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं और चीनी अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था को संकट उत्पन्न हुआ है, जिसके चलते सन 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व ने कई नीतिगत निर्णय किए, यानी कि जो संकट आ रहा था बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, जिससे कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो रहा था, खेती से उतनी बचत नहीं हो पा रही थी कि जिससे उद्योग धंधे मजबूत किए जा सके, तो चीनी नेतृत्व ने कई नीतिगत फैसले लिए। सन 1972 में अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध स्थापित करके अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया। चीन जो अब तक अलग थलग पड़ा था, तो उसने 1972 में क्या करा कि अमेरिका के साथ अपने संबंध स्थापित किए। सन 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग
सेना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। इनका नाम आप याद रखिएगा। चीनी प्रधानमंत्री सन 1973 में जो चाउ एन लाई थे, उन्होंने कृषि, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। यानी कि अब कृषि में नई मशीनों से कार्य किया जाएगा, उद्योग धंधों में मशीनें लगाई जाएगी, सेना को नए नए हथियार दिए जाएंगे और जो साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी सुधार करके विदेशों से यहाँ पर जो है संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके पश्चात सन 1978 में चीन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और डेंग शाओपेंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। सन 1978 में क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री थे डेंग शाओपेंग, उन्होंने चीन में ओपन डोर की नीति अपनाई। यानी कि व्यापार के लिए सभी को द्वार खोल दिया। अब चीन के लोग विदेशों से भी व्यापार कर सकते थे। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक WB ने पूर्व साम्यवादी देशों को एक आर्थिक मॉडल दिया था, जिसके तहत समाजवादी साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर पूंजीवाद की ओर संक्रमण करना था। तो चीन ने शॉक थेरेपी को अपनाया नहीं, बल्कि अपने तरीके से अपने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध रूप से खोलने का निर्णय किया। चीन ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से खोला, जिसके चलते सन 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण किया। 1982 में जो चीनी खेती होती थी वो सरकार न करके निजी व्यक्तियों को दे दी गई। निजी व्यक्ति जो है खेती करेंगे। इसके पश्चात सन 1998 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण कर दिया। कृषि की जो निजीकरण किया था उससे चीन को काफी फायदा हुआ और इस फायदे को देखते हुए 1998 में उद्योगों को भी निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप दिया। कृषि और उद्योगों के निजीकरण के पश्चात चीन में कई आर्थिक विकास हुए और आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़ गया। चीन ने अपने देश में व्यापार अवरोध को समाप्त करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे सेज भी कहा जाता है। सेज के अनुसार अब व्यापार को बाजार मूलक बनाया गया और विदेशी पूंजी का भी इस्तेमाल किया गया। यानी कि यह किया गया कि अब विदेशी पूंजी से उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। तो विदेशी पूंजी आएगी, विदेशी मशीनें काम करेंगी तो उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसके चलते काफी चीन को लाभ हुआ। वर्ष 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बन गया। चीन में काफी तेजी से आर्थिक विकास होने लगा। अब WTO का मेंबर बनने के बाद चीन विश्व के अन्य देशों से भी जुड़ गया और अन्य देशों के साथ वह अपना व्यापार करने लगा। चीन की व्यापारिक उन्नति को देखते हुए अमेरिका, जापान, रूस और आसियान देशों ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर चीन के साथ संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई है। आज चीन ने जिस प्रकार से अपना तेज आर्थिक विकास किया है, उससे न केवल क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा है, बल्कि विश्व के कई अन्य देश भी चीन का लोहा मानने लगे हैं। किंतु चीन का जो आर्थिक विकास हुआ है, इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिला है। देखिए, हर जगह पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो चीन ने बहुत तेजी से विकास तो किया, लेकिन इसके विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिला है। आज भी चीन में 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। महिलाओं के लिए
रोजगार एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं है। 18वीं-19वीं शताब्दी में जो यूरोप में महिलाओं की स्थिति थी, वही स्थिति आज चीन की महिलाओं की भी है। गांव, शहर, तटीय क्षेत्र और जो भूमि पर रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में आर्थिक असमानता बढ़ी है। अमीरी गरीबी का भेदभाव पनपा है। आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई है, यानी कि लोग अमीर और गरीबी का सामना कर रहे हैं। कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं तो कोई बहुत गरीब हो गए हैं। तो ये व्यवस्था का दुष्परिणाम हमको देखने को मिला है। सन 1997 में आसियान में उत्पन्न आर्थिक संकट को टिकाऊ रखने के लिए, यानी कि चीन, हमने पिछले वीडियो में जो आसियान पढ़ा था, आसियान में 1997 में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो चीन ने 1997 में आसियान को आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता देकर जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था उसको दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। चीन ने जो आर्थिक सहायता की आसियान की, तो आसियान को जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान की भरपाई हो पाई और वह जल्दी से रिकवर हो गया। तो चीन आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि वह दूसरे देशों की सहायता कर सकता है, और यह कब कर सकता है? जबकि वह खुद सशक्त हो। लातिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों में चीन का निवेश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज चीन विश्व की अर्थव्यवस्था का आकर्षक केंद्र बन गया है। चीन जो विश्व में सबसे अधिक पसंद किया जाता है कि यहाँ पर लोग जो हैं अपना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो चीन में लोग अत्यधिक निवेश करना चाहते हैं। चीन आज विश्व की अर्थव्यवस्था का आकर्षक केंद्र बना है। यहाँ पर अधिक से अधिक लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल चीन अपनी मजबूती के लिए कर रहा है। चीन लातिनी अमेरिका और अफ्रीका के देशों में अपना निवेश कर रहा है, जिससे इसकी विकासशील देशों में भूमिका उजागर होती है कि किस प्रकार चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकासशील देशों में अपना निवेश कर रहा है। तो यह था चीन का आर्थिक उत्थान। यहाँ पर मैं विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ इसी समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि उनको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसी समय इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, भारत और चीन संबंध। साम्राज्यवादी उदय के पूर्व भारत और चीन के संबंध काफ़ी अच्छे थे। यानी कि जब पश्चिमी यूरोप के देशों ने एशिया के देशों पर अपना कब्जा, अपना आधिपत्य स्थापित करना नहीं चालू किया था, तब चीन और भारत विश्व की महाशक्तियां थी। यानी कि हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी के पहले, अंग्रेज हमारा 1600 में आए थे, उसके पहले। तो ये दोनों ही देश बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। चीन का राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा था। चीन के आधिपत्य में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चैन के क्षेत्र, तिब्बत चीन के आधिपत्य में था। वहीं कुछ छोटे देश चीन का प्रभुत्व स्वीकारते हुए इसे नजराना भी देते थे। नजराने का मतलब होता था कुछ भेंट या उपहार दे देते थे, कुछ कर ये छोटे छोटे देश देते थे, उसके बदले में चीन इनकी सुरक्षा करता था। वहीं भारत के कुछ राजवंशों का प्रभाव भारत के बाहर अन्य देशों में भी था। तो चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन ये आपस में कभी भी आमने सामने नहीं हुए थे। इनका राजनीतिक टकराव नहीं था।
चीन का आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन कभी भी दोनों में राजनीतिक उथल पुथल नहीं रही और इसके कारण ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं सके थे। जब कोई राजनीतिक टकराव नहीं होगा तो किसी को समझने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो चीन और भारत आपस में कभी भी नहीं टकराए। हम 6वीं शताब्दी की बात करें तो हमने पढ़ा होगा इतिहास में कि चीनी यात्री भारत घूमने आते थे। हैंसोंग फायान का हमने नाम सुना है। तो भारत के चीन के साथ संबंध अच्छे थे और लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई इनका प्रभाव नहीं था। जब भारत अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद हुआ और चीन ने भी अपने वहाँ पर जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं उनको बाहर निकाल दिया, तो ऐसा लगा कि अब ये दोनों ही शक्तियाँ विश्व की महाशक्तियाँ बनेगी। खासतौर पर एशिया में यह महाशक्ति के रूप में उभरेंगी। सन 1950 में चीन ने, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके कुछ समय पश्चात ही सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और भारत चीन सीमा पर चीनी बस्तियां स्थापित करना प्रारंभ कर दी, जिससे भारत और चीन के संबंध खराब हो गए, संबंध गड़बड़ाए, काफ़ी संबंध जो है हमारे खट्टे हो गए। कुछ समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय रहा। हम नारा लगाते कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन इस लोकप्रिय नारे के बावजूद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और ऑक्साइन चीन पर प्रतिस्पर्धा के चलते सन 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में भारत की पराजय हुई। अरुणाचल प्रदेश जो आज भारत का अभिन्न अंग है, इस पर चीन अपना प्रभुत्व बताता है। हालांकि वास्तव में अरुणाचल प्रदेश भारत का ही है, किंतु फिर भी चीन अपना दबदबा दिखाता है। वहीं ऑक्साइन चीन वाला जो इलाका है, ये भारत का इलाका है। दरअसल सन 1947-48 में जब भारत आज़ाद हुआ और कश्मीर रियासत जो थी उस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और जब भारतीय सेना गई तब तक उस स्थान तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। तो पाकिस्तान ने उस हिस्से को चीन को हस्तांतरित कर दिया। वह जो लद्दाख का क्षेत्र है वो चीन को दे दिया, जिसको हम ऑक्साइन चीन कहते हैं। तो इन दोनों स्थानों पर चीन के साथ भारत का विवाद है और 1962 में जिसके चलते युद्ध भी हुआ, भारत हार गया, जिसके चलते सन 1976 तक भारत और चीन के संबंध काफी टूट गए, बिखर गए संबंध। किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं रहा, कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किया गया। लेकिन सन 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी कि 1970 का जो दशक था वो समाप्त हो रहा था, तो चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला। 1976 के बाद भारत संबंध में कुछ सुधार हुआ। जब चीनी नेतृत्व बदला तो उसने वैचारिक मुद्दों को छोड़कर व्यवहारिक मुद्दों पर जोर देने का कार्य किया। 1981 में चीन और भारत के बीच बातचीत करने का दौर जारी हुआ। लगभग 19 सालों के बाद भारत चीन संबंधों को सुधारने पर बात हुई और यह हुआ कि जो वैचारिक मुद्दे हैं हम उनको अभी छोड़ते हैं और व्यवहारिक जो हमको आवश्यकता है उन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं। तो बातचीत का दौर चालू हुआ। सन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंध में काफी परिवर्तन आया। अब दोनों ही देश अपने आप को विश्व की उभरती हुई शक्ति मानने लगे हैं और दोनों अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं। खासतौर पर दोनों ही शक्तियां एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। दिसंबर 1988 में
भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिससे भारत और चीन संबंध काफ़ी परिवर्तित हुए। भारत में व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में चीन के साथ कई वार्ताएं हुई, यहाँ तक कि सांस्कृतिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में 4 पोस्टें खोलने का भी निर्णय किया गया। भारत चीन का जो व्यापार है सन 1999 से 30% की दर से बढ़ रहा है। सन 1992 में भारत चीन का व्यापार 33 लाख 80 करोड़ का था, जो बढ़कर वर्ष 2018 में 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वर्तमान में यह 96 अरब डॉलर के मध्य है। सन 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, आपको याद होगा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। तो इन परमाणु परीक्षणों को चीन के आक्रामक रवैये के साथ जोड़ा गया, यानी कि चीन जो आक्रामक हो रहा था उससे अपनी आत्मरक्षा के लिए भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, ऐसा माना गया। वहीं चीन ने पाकिस्तानी परमाणु हथियारों में सहायता की है। ये बात सही है कि पाकिस्तान ने जो परमाणु हथियार बनाए हैं, परमाणु परीक्षण किए हैं, उसमें चीन ने उसकी सहायता की है। साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी चीन अपने राजनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है। इससे भारत के हित कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद भारत के साथ चीन के संबंध बिगड़े नहीं है और दोनों अपने आर्थिक विकास को जारी रखे हुए हैं। भारत चीन के कई नेता अब नई दिल्ली और बीजिंग की यात्रा करते रहते हैं और अपने आर्थिक विकासों को वरीयता देते हैं। आज भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन में आपस में मिलकर रणनीतियां तैयार करते हैं। दोनों ही देश एशिया के विकास का इंजन बनने की ओर अग्रसर हैं। दोनों नेताओं के बीच काफ़ी गर्मजोशी से बातचीत होती है। पिछले ही दिनों चीनी राष्ट्रपति चौंग बैनजेंग वेंग हमारे देश में आए थे, जहां पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, किंतु वर्तमान जून महीने से यानी कि जून 2020 से एक बार पुनः भारत चीन संबंध खराब हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की डोकलाम घाटी और लद्दाख क्षेत्र में चीनी हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे दोनों ही देशों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई है, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन ने अपने सैनिकों के हताहत की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, किंतु माना जा रहा है कि चीन को भी इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। दोनों ही देशों के बीच वर्तमान समय में काफ़ी तनाव उत्पन्न है और युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है। हालांकि दोनों ही देश कूटनीतिक स्तरों पर 6 दौरों की बातचीत कर चुके हैं, जो कि असफल रही है। तो वर्तमान स्थिति में चीन और भारत के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण एवं खराब हुए हैं। भारत के अधिकांश लोगों ने चीन के साथ व्यापार करने का विरोध किया है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। जो कार्य चीन ने 1950 से 70 के दौरान किया था, वही कार्य आज भारतीय प्रधानमंत्री भारत में कराना चाहते हैं। भारत की जो आवश्यकताएं हैं, जो भारत वस्तुओं का आयात करता है चीन से, उन चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके चीनी वस्तुओं को घर में ही भारतीय लोग ही बनाएं। इस हेतु भारतीय प्रधानमंत्री बार बार आह्वान कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये था हमारा आज का टॉपिक, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, भारत चीन संबंध। मैंने वर्तमान समय तक इसे आपके साथ जोड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें। अब आप आज के प्रश्नों को नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? प्रश्न क्रमांक 2, चीन ने अमेरिका के साथ कब संबंध स्थापित किए? चीन ने अमेरिका के साथ कब संबंध स्थापित किए? प्रश्न क्रमांक 3, सन 1973 में किस चीनी प्रधानमंत्री ने आधुनिकीकरण के लिए 4 प्रस्ताव दिए? सन 1973 में किस चीनी प्रधानमंत्री ने आधुनिकीकरण के लिए 4 प्रस्ताव दिए? प्रश्न क्रमांक 4, चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की? चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की? प्रश्न क्रमांक 5, चीन ने कब खेती का निजीकरण किया? चीन ने कब खेती का निजीकरण किया? प्रश्न क्रमांक अगला, चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? चीन कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? चीन कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ शेष टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button. Pause. Pause button.